बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल, और बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैंने आपको ज्वाइन किया है। मैं आमना खटाना और मेरे साथ जवाद पहले से ही ट्रांसमिशन का हिस्सा है। नाजरीन, जिस तरह से अभी हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं इस बजट में, चूँकि हम अदादो शुमार का कहते रहे कि पहले भी एक खेल हमें दिखाई देता रहा है और उस पर बड़ी मस्बत की एक आवाज़ आती रही है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट आम आदमी तक पहुंचेगा? हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि वो 6 दहाइयों के यानी 60 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है क्या वो आम आदमी तक पहुंचा है या पहुंचेगा? इस बजट की सूरत में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2.5 रुपये जो हम देख रहे हैं लेवी आयद कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत की, और उसके साथ साथ दूध, चीनी, आपके जो बाकी अशिया हैं, अशिया ज़रूरिया, उनको महंगा कर दिया गया है। तो जवाब, इस सिलसिले में हमें गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक सदर KCCI हारून फारूकी साहब हैं, साथ ही साथ इत्तेशामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल, हारून फारूकी साहब आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि हम टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएंगे, ऐसा लगता है आपको ये मुमकिन हो सकेगा इस बजट में? जी बहुत शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ जी कि मैंने पिछला सेगमेंट भी आपका देखा, शमसुल इस्लाम साहब थे, मंजूर अपना कादर मेमन साहब थे, श्याम साहब तो नहीं है। गुजारिश ये है जी कि हम एक चीज़ भूल रहे हैं, और मैं 3 दिन से एक ही बात कर रहा हूँ जो शायद मैं समझा नहीं पा रहा या लोगों को समझ में नहीं आ रही मुख्तलिफ चैनल्स पे। देखिए, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो है, दिस इज़ द सेकेंड बजट ऑफ द सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर जी, और पिछले साल भी उन्होंने यही बजट दिया था, इस साल भी उन्होंने बजट दिया है। और जिस तरह के बाकी मेरे साथी जो है पिछले सेगमेंट में ये बता रहे थे कि वी आर इन दी IMF प्रोग्राम। यस, अब IMF प्रोग्राम में जो था, हम पिछले साल का जो बजट का हमारा टाइम था, हम उस वक्त वेंटिलेटर पे थे और थे हम ICU में ही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो 1 साल गुजरा है उसमें हमारी थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड उनका इंटरेक्शन जो IMF से है वो उनके पास है, और उन्होंने अपनी जो भी वादे वईद हैं, जो उन्होंने अपने आज़ाब जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है। अब मैं ये समझता हूँ कि हम अभी तक हम ICU में हैं, वी आर आउट ऑफ वेंटिलेटर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। और उसमें भी जो आउट ऑफ बॉक्स जाके और इतने सख्त इक़दामात लिए गए थे कि हमारा कम से कम जो दिल की धड़कन है या हमारा जो सांस है, वो सांस हमारा बहाल हो जाए। तो आपका यू आर दी सबसे ज़्यादा जो मुतासिर तबका था, दैट वाज द सैलरीड क्लास, वो जिसका हुकूमत भी मानती है, प्राइम मिनिस्टर भी एक्नॉलेज करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबडी, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, कि आप लोगों के पास साथ बहुत ज़्यादती हुई, क्योंकि आपको आपकी जेब में जाने से पहले आपकी जेब में से पैसे निकाल लिए गए जिसका आप कुछ नहीं कर सकते थे। सेकेंडली, कुछ टैक्सेशन मेजर्स ऐसे हुए थे पिछले साल जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन वो एक कुर्बानी के तौर पर समझने के पूरी कौम ने उसका साथ दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर हम वेंटिलेटर से हट गए हैं, सांस हमारा बहाल हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो है कभी ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो वी आर स्टिल इन ICU। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। अब हुआ ये है कि हमने वो तमाम आदाब जो कि फाइनेंस डिवीजन ने दिए थे IMF के साथ, वो तो हमने पूरे नहीं 100% किए, कुछ ना कुछ हम उसके करीब ज़रूर आए। एंड वो हमारा था रेवेन्यू कलेक्शन का, चाहे वो हमने ज़बरदस्ती उठाया, चाहे हमने ज़्यादती की, जुल्म किया, जोर ज़बर से हमने ले लिया, लेकिन लिया हमने तमाम का तमाम एट सोर्स लिया। जितने भी टैक्सेशन मेजर्स थे पिछली दफ़ा, जिसकी वजह से आपका कुछ रेवेन्यू जो है उसका कुछ हमारा रोना धोना थोड़ा सा काम हुआ, और IMF के ऊपर हमारा एतमाद बढ़ा कि अगर हम चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं, जो कि बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, एवरीबडी सेज दैट एंड वी आल्सो नो इट। अब गुजारिश ये है कि इस दफ़ा आप देखें कि ये हम अभी ICU से निकले नहीं। अब होना ये था कि चूंकि तमाम हमारी जो हैं अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू टारगेट्स, हमारे तमाम के तमाम अहदाफ, मे इट बी एग्रीकल्चर, मे इट बी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मे इट बी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ का कोई भी आपका टारगेट जो है वो आप आधे से ज़्यादा अचीव नहीं कर सके, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से नहीं हुआ।
वो हुआ है उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ की वजह से जो जिनका मिनिस्ट्रीज़ का अपना अपना काम था। अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाज रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वाज रिस्पॉन्सिबल। एग्रीकल्चर में हम नहीं गए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी वाज रिस्पॉन्सिबल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, अब सबसे बड़ी बात जो है, आपको पता है कि जो पूरा का पूरा पिछले 5 साल से हमारे साथ मसला चल रहा है, दैट इज द एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी प्राइसेस, पावर डिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो की तू खड़ी है। और पावर डिवीजन का जो एक इम्पैक्ट आता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ में, खाने पीने में, घर में रहने में, वो तमाम का तमाम पावर डिवीजन के ऊपर जाता है। दैट इज द फर्स्ट आपका डेफिनेटली। मैं यहीं से बात एहतशाम साहब की जाने बढ़ाऊंगी। सर, आई विल गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब, ये अभी हम पावर डिवीजन के हवाले से बात करें, इसमें इस बजट में खुसूसन अगर हम बात करें जहाँ पर सोलर को डीमोटिवेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया गया है, तो वहीं पर हम देखें कि फिर या तो इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए थे। जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हमने देखे थे बहुत लंबे चौड़े लास्ट टाइम आए थे, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया है? पावर सेक्टर के लिए क्या मामलात रखे गए इस बजट में? आपको कुछ उम्मीदें? ये आमना, आप जब इंट्रो आप अपना बता रही थी तो आपने एक बात की थी अदाद शुमार की, तो लाइटर नोट पे बात करते हैं, कहते हैं कि 3 तरह के दुनिया में झूठ होते हैं। एक सादा झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, एक सरकारी अदाद शुमार का झूठ होता है। तो हम उसमें फंस गए हैं, कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ हमारे सामने नहीं आई। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी दावा कर रहे हैं कि जी हम मईशत का DNA तब्दील करने जा रहे हैं, एक नई हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं। देखिए अभी तक तो नई हिकमत अमली नहीं बनी। नेट शेल में हमने यही देखा कि 62 लोग, मरात याफ्ता लोग और माफियाज के जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया। और IMF को वो फिगर $17.2 बिलियन सालाना मरात, $17 बिलियन से ज़्यादा की मरात जो इन तबकों को मिल रही, अपनी जगह मिल रही। अब आप जो पूछ रही हैं आमना, देखें ये एनर्जी डिवीज़न की जो बात कर रही हैं, पावर डिवीज़न की जो बात कर रही हैं, ये साल से हुकूमत के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। ना इनकी प्राइवेटाइजेशन होती है, स्टेट कॉरपोरेशन में हम देख लें जिनको डिस्कोस हैं, और इसी तरह से आप देख लें जो लॉस मेकिंग यूनिट है बिजली के हवाले से, उन पे कुछ देखा जा रहा है। और नतीजतन ये है कि आए दिन हुकूमत जो है ना वो कभी गैस के बिल बढ़ाती है, कभी बिजली के बिल बढ़ाती है। पेट्रोलियम पे तो आपने देखा जो दावा पहले ही बोल दिया है, 1 लीटर पे 120 रुपये जो है ना इजाफी हुकूमत लेने जा रही है। कार्बन लेवी 2.5 रुपये की लगा दी है। उसके बाद सही लोग कह रहे हैं कि महंगाई का तूफान आएगा। अब सवाल ये है कि एनर्जी सेक्टर जिसको कहते हैं बिगेस्ट होल है हमारा हमना, इसको प्लग करने के लिए कोई चीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही? आपने देखा वज़ीर ख़जाना ने दावा किया है कि जी IPPs के साथ जो हमने कुछ मायदे किए हैं उनसे 3,000 अरब यानी 3 ट्रिलियन रुपया बचेगा, लेकिन उसकी तफसीलात आज पर भी पता, मुझे भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि तकरीबन ये 80 के करीब IPPs हैं, 7-8 में, और उसके बाद आज कल आपने देखा कि 18% आपने फिर बढ़ा दिया है। और अब मार्केट में अभी आप चले जाएँ, कल से धड़ाधड़ सोलर की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ रही हैं। तो सवाल ये कि आपने लोग तंग आ गए। बिजली के बिल, एक खातून जिसको मैं जानता हूँ घर में काम करती है हमारे, उसका 20,000 रुपये बिल आया। हम ना सिर्फ एक कमरे में रहती है अपने बच्चों के साथ, एक पंखा है, कोई उसका क्या कहते हैं फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं 20,000 रुपया बिल उसका आएगा तो कहाँ से देगी? सवाल ये कि ये जो काम करना चाहिए, इनकी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, इनके चोरी के लॉसेज हैं, उनको पूरा नहीं करते। अपनी जिसको कहते हैं कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए, नुकसान पूरा करने के लिए बेहतरीन हल ये है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी जाए, गैस की कीमत बढ़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है जो हमें रोज़ बताया जाता है आमना जवाद के आउट ऑफ द बॉक्स, जब तक कोई जबकि अच्छा सब कारोबार को इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो बिजली और गैस की कीमतों को कम करना बैठी तो कह के चले गए। वो कहते हैं कि जी कारोबारी लोग जो है ना वो तो टैक्स नेट में नहीं आएंगे। वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन का नाम ही ना ले। हाँ, ये कि फिक्स टैक्स उनसे वसूल किया जा सकता है। देखिए रियासत के तौर पे, हुकूमत के तौर पे हम नाकाम हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका दुकानदारों का जो है ना और रिटेलर का वो इनकार कर रहा है कि हमने टैक्स नहीं देना। जब आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर सही कहते हैं ना कि कर्जे लेके अपना बजट पूरा करने। तो ये कब तक चलेगा मामला? मेरा ख्याल है ये अब जितनी तेज़ी के साथ ये फीजेबल नहीं रहा इस तरह हुकूमत चलाना। अब देखें कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF थोड़ा सा अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है? अमेरिकन का अपना एक रोल है, वर्ल्ड बैंक IMF में सबसे ज़्यादा उनके शेयर है अमेरिकन के। अदरवाइज आप देख लें सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, हमें कोई भी बिल्कुल ऐसी कर्जे लेकर कब तक मुंह चलाया जा सकेगा? बिल्कुल अच्छा साहब, हारून साहब की तरफ आना चाहूँगा खता कलामी की बात। हारून साहब मानते हैं कि जी, हारून साहब 6,500 तकरीबन खसारे का बजट है, हुकूमत खुद कह रही है बजट खसारे का है, तो जो अदायगियाँ भी हुकूमत को करनी है लगभग वो 8,500 के करीब हैं अरब रुपए के।
तो अब ये जो खसारा और अदायगियां हैं, इसको तवाज़ुन को किस तरह लाया जा सकेगा, और तवाज़ुन में अगर लेके आते उसको बरकरार किस तरह किया जा सकेगा, ये कितना मुश्किल है इस टारगेट को पूरा करना? देखिए सर, मैं मुझे आमना ने कट कर दिया बीच में, मैं उसी तरफ आ रहा था। मसला ये है जी कि अभी क्योंकि हम वहीं पे हैं और ICU में हैं, लिहाजा पहले हम कहा करते थे, पिछले साल हमने कहा कि ये IMF का बजट है। मैं ये समझता हूँ कि इस साल ये बजट जो ये IMF का बजट नहीं है, इस साल का जो बजट है वो FBR का बजट है। आप ये देखिए कि कितना स्मार्टली, कितनी खुश उसलूबी से ये तमाम वो चीज़ें जिसमें कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये देखा जी कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना कारोबार अपना क्यों नहीं बढ़ा पा रही, उसमें एक्सपोर्ट में अपना इजाफा क्यों नहीं कर पा रही। तो उन्होंने जो टैरिफ लाइन है हमारी कस्टम्स की इंपोर्ट की, कि ऑल दोस रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द industrial growth, may it be large scale, may it be small and medium, may it be agriculture, और जो भी हैं उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ ड्यूटीज जो हैं वो कम कर दी। थोड़ा सा उन्होंने आपकी आंसू धोने की कोशिश की है सैलरीड क्लास की, कि बड़ा मामूली सा उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया, उससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकते, फिजिकल स्पेस नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि कमाल की बात है कि वो तमाम वो मुराद छोटी मोटी वो FBR से कैलकुलेट करवाई गई थी कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और उस इम्पैक्ट को कवर करने के लिए आपने वो तमाम जो वज़न है वो आपने फिर टैक्सेशन में जो कि एट सोर्स कटा जाएगा। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर 15 से 20% बढ़ा दिया, आपका छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपके ये जो जिसका आप सोलर की बात कर रहे हैं वो, यानी वो तमाम रकूम, वो तमाम एक मजमूआ जो इनको जो रिलीफ की शक्ल में इन्होंने दिया है, उसको तो मुकम्मल तौर पे वेरी स्मार्टली, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इज अ बैंकर, उनको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आती है, उन्होंने वो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए वो तमाम जो फ़र्क है वो उन्होंने एट सोर्स यानी उसमें FBR का कोई कमाल नहीं होगा, वो उनकी जेब में खुद ब खुद आ जाएगा, मेरी जेब से निकल जाएगा, आपकी जेब से निकल जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये है कि जो आप जो फरमा रहे हैं कि ये कैसे देंगे, अब आप ये देख रहे हैं कि जो अभी तक आपका 3 दफ़ा 4 दफ़ा वेरी कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि अगर हमने जो गवर्नेंस के लिए जो हमने लिटिगेशन यानी ये लेजिस्लेशन मांगी है, हम एम्पावरमेंट मांग रहे हैं, वो अगर हमें ना दी गई तो वी विल बी कंस्ट्रेन्ड टू ब्रिंग अ मिनी बजट जो कि 400-500 अरब पूरा करेंगे। अब FBR जो है वो FBR से अलावा FIA के इख्तियारात जो है वो उनसे मांग रहे हैं। कता कलामी की बात है, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं, उनको भी हम टाइम देते हैं। आपको बड़ा टाइम मिला है। अभी हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब भी मौजूद है, उनका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले लेती हूँ। बतूल राजपूत सीनियर एंकर पर्सन, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करेंगी, अपने क्वेश्चन सामने रखेंगी। मोहसिन, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ, किस तरह से देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे बाकी गेस्ट भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर का एक इस हवाले से जो स्टेटमेंट कह रहे थे कि ये ग्रेजुअल रिकवरी है, टर्न अराउंड जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर दिखाई देगा। आपकी इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंटिसिपेशन है कि अब इसका टर्न अराउंड के लिए हमें नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा, जो इसका असरात मुंतकिल होंगे आम आदमी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आम आदमी पे मुंतकिल हो जाए। बेसिकली वो तो अपने जो बजट है बेसिकली नंबर गेम थे। आप ये देखिए कि उनको अपने कर्जों को पेमेंट करनी है, उन्होंने अपने जो फ्यूचर सूबों को देना है, उन्होंने डिफेंस को अमाउंट देनी है। तो अल्टीमेटली तो आपका बजट हमेशा डेफिसिट ही रहा है, और आज का तो नहीं रहा। ये तो मैं जब से बजट देख रहा हूँ कभी भी पॉजिटिव तो नहीं रहा, हमेशा डेफिसिट रहा है, और इन बिटवीन डिफरेंट बजट भी आते रहे हैं। तो आम आदमी पे आज आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता आम आदमी को कोई फर्क पड़ता है इस बजट से। उसने तो उस महंगाई के दौर में मरता ही रहेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आम आदमी के पास। आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप यूटिलिटीज नहीं देते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, आप लिवेबल इन्वायरमेंट नहीं देते, जीने का इन्वायरमेंट भी नहीं है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बस में है वो चीजें भी नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं करते, आप कोर्टों से केसेस भी डिसाइड नहीं करवाते। तो ये सारे जो आम आदमी फेस कर रहा है ना, उसके लिए कोई इस बजट में रिलीफ नहीं होता। ना कभी मैंने देखा है कि कोई ऐसा रिलीफ आ जाए कि इन बजटों में पड़े। इसलिए कि फ्यूल की प्राइस आपके इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलती है, उसमें भी आपने लेवीज लगाई हुई है। तो ये मुसलसल चीजें चल रही है। हाउसिंग सेक्टर को इस दफा इन्होंने लास्ट 14% ड्यूटीज कर दी थी, और इनकी कलेक्शन आप देखें कि 14%, 4% से 14% करने के बाद कलेक्शन इज 40%। मतलब 100 रुपए कलेक्ट होते थे, उसकी जगह 40 रुपए कलेक्ट हुए। इस दफा इन्होंने ये ड्यूटीज खत्म की। एक्टिविटी रोक देते हैं, एक्टिविटी रुकी हुई थी लास्ट 3.5 साल से, अब जाके ये मूवमेंट शुरू हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर आप एक्टिविटी, कारोबार, एंड यूजर, जो बिजनेस कम्युनिटी है, एक आम आदमी है, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे और 15, 20 साल, 25 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे, ये कंट्री है, मुल्क है। हर साल हम यही बातें करते हैं और यही क्लोज करते हैं 3 दिन के बाद। हमें किसी को भी नहीं पता होता कि पिछले बजट में हमने जो टारगेट किए थे वो अचीव नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए, किस वजह से कुछ हासिल नहीं हुआ, आम आदमी को कुछ क्या मिला। अच्छा, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। मोहसिन शेखानी साहब, सॉरी टू कट यू, हाउसिंग सेक्टर या जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर आप कुछ देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा फोकस रखा गया, हुकूमत ने कहा कि हमने विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 4 से कम करके 2.5% कर दिया। काफ़ी है, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ सकेगी? क्योंकि ये तो सेक्टर है, इससे बराह रास्त 60 से ज़ायद सनतें वाबस्ता हैं। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट इन्होंने ही बढ़ाया था, इसी गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बढ़ा दी थी। इस दफा जब कलेक्शन नहीं हुआ और कारोबार ही रुक गया तो इन्होंने उस चीजों को कम कर दिया। मतलब वो अभी तक जो टारगेट थे वो अचीव नहीं कर पाए, और वो जो ड्यूटीज थी लास्ट बजट में आपने बढ़ाई, इस दफा कम कर दी ताकि, और इस दफा कलेक्शन नहीं हुआ तो इनको ये, और इंडस्ट्री फ्रीज हो गई। मैं समझता हूँ कि अभी फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस पे जाना बहुत जरूरी है। हमने एक पॉलिसीज बनाई थी 3.5, 4 साल, 5 साल पहले, सारे बैंक इन्वॉल्व थे। एक आम आदमी को लोन मिल सकता था 7% पे, और एक आम आदमी घर ले सकता था। वो जब तक हम नहीं करेंगे, एक आम आदमी को वो फैसिलिटीज नहीं देंगे कि घर लेने के लिए उसको फाइनेंस मिल जाए आसानी से, जब तक ये एक्टिविटी, ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और इसका इन्होंने कहा है इस दफा कि हम वो प्रोसीजर दोबारा अडॉप्ट करते हैं। पॉलिसीज नहीं है, आप समझ रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट जब चीजें चलती है, नई गवर्नमेंट आके रोक देती है, और फिर हम दोबारा से अपनी साइंस खुद बैठ के इजाद करते हैं, और फिर जब फेल हो जाते हैं तो दोबारा ड्यूटी कम करके कहते हैं कि हमने ड्यूटी कम कर दी। भाई ड्यूटी बढ़ाई भी तो आप ही ने थी। तो ये सारे हमारे, मैं समझ रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है हम लोगों की। हम बहुत शॉर्ट टर्म पे बात करते हैं, और एक साल हमें गुजारना होता है, अगला साल फिर हम वहीं से शुरू करते हैं, और हर साल आपके साथ हम बैठे होते हैं, यही बहस कर रहे होते हैं। कहीं 15-20 साल की प्लानिंग करें। कंट्री है, मुल्क है, ये, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आप सोचे तो सही। आने वाले वक्तों में लोगों के पास 1 करोड़, 1.25 करोड़ घर अवेलेबल नहीं है, लोग कच्ची आबादी स्लम्स में रह रहे हैं। तो आप अपने मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? विजन तो ये होना चाहिए कि ये चीज़ों को हम बेहतर करें, हम एग्रीकल्चर को बेहतर करें, हम इंडस्ट्री को बेहतर करें, हम जो स्टेक होल्डर है उनको बिठाएं। हम तो रेमिटेंस पे जी रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क से, वो पैसे भेजते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, बड़ा अलमिया है ये इस मुल्क का। मुझे लगता है कि इसलिए बैठना चाहिए, लोगों को लंबी सोच लेके आना चाहिए, लंबी सोच लेके आना चाहिए। हारून साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठाया मोहसिन साहब ने, वो ये कि 4-5 साल पॉलिसी नहीं, 14-15 साल कम से कम लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। कितना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म पॉलिसी? क्योंकि वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर कुछ रिलीफ दिया है टैक्स पर तो पिछले साल बढ़ाया भी तो इन्होंने ही था। सर 100% मोहसिन शेखानी साहब ने भी सही बात की है, मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए ये मतलब हम वो मैंने जो बात की है, मिसाल दी है, वो यही है कि हम इधर से निकालते हैं, इधर से डाल देते हैं, यहाँ दिखाने के लिए कुछ कमी करते हैं, और दूसरी तरफ से आप उसमें किसी जगह पे आप बढ़ोतरी कर देते हैं। और मज़ेदारी वाली बात यह है कि जहाँ पे आप बढ़ाते हैं, जहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, यानी उसकी मिकदार को बढ़ाते हैं, तो उसमें किसी इदारे का कोई काम नहीं है, किसी चीज़ का किसी की कोई एफर्ट नहीं है। वो आप एक सोर्स जो है वो हमसे ले लेते हैं, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम रोते हैं, चीखते हैं, और कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी बढ़ जाती है, हम मज़ीद नुकसान में चले जाते हैं। मज़ेदारी की बात देखें ना, आप ये देखें कि बाकी सारी बातें तो ठीक है,
अब मुझे ये बताइए कि जो ये 10% सरकारी मशीनरी को और सरकारी मुलाजमीन को जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, ये इसमें से इतने ये जो लाखों की तादाद में इसमें से कितने सरकारी लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी में रहते हैं? मुझे ये बताइए, चाहे वो ग्रेड 1 का अफसर हो, चाहे वो ग्रेड 16 का हो, चाहे ग्रेड 22 का हो, कितने पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं? लेकिन वहाँ पे उन्होंने बढ़ाना है। और जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सुबह से लेके रात तक डबल नाइट पे काम करते हैं, कारोबारी हजरात जो हैं वो सुबह से लेकर रात तक। जी सर, ये बड़ा आपका एक अहम नुक्ता है और मैं इसी से रेलेवेंट एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, ये मैं जब देख रही थी कि पीएसडीपी का पोर्शन बजट में कितना है, तो ये तकरीबन 1 ट्रिलियन है और उसमें भी जो ज़्यादा पोर्शन है वो प्रोविंशियल बजट है। 28% बढ़ाया गया है। ये बजट 83 बिलियन से 106 बिलियन पे लेके आए हैं। और इसमें जो सियासी एंगल वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि वो सिंध में जो उनके नाराज़ अलाइज हैं उनको प्रोजेक्ट्स के लिए इतने पैसे दें कि उनसे नाराज़ ना रहें। क्या आपके नज़दीक ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है अपने सियासी इत्तेहादियों को वो रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फ्लक्चुएशंस रहती है उनके सियासी ताल्लुक में, या फिर वाकई गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे? क्योंकि सवाल इसलिए उठता है कि आपने एजुकेशन को कम किया, आपने हेल्थ को कम किया, साइंस में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने डिफेंस बजट बढ़ाया, समझ आता है, लेकिन हेल्थ, एजुकेशन, इस सब को रिड्यूस करके आप पीएसडीपी का ज़्यादा पोर्शन प्रोविंसेस को दे रहे हैं। प्रोविंसेस में भी उन प्रोविंसेस को जहाँ पे आपके तहादी बैठे हुए हैं, तो उसका क्या मतलब है? मैडम, ये आपने मुझसे सवाल किया जी? जी बिल्कुल, आपसे गुजारिश है जी कि आपने मतलब यू हैव हिट द नेल। एक्चुअली मसला ये है कि हमें बजट जो बनाते हैं हमें एक साल गुजारना होता है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि आपने 30 जून से पहले आपने ये काम करना होता है। सिमिलरली आपका सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि आपने बजट से पहले वो देना होता है। अब आप मुझे बताइए कि जो आपका आया है अपना सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, वो बजट से एक दिन पहले आया है और उसमें वो आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ उसको किसने नज़र में रख के अगला बजट बनाया? नो, किसी ने नहीं बनाया। बजट जो बनता है वो यही मैंने आपसे अर्ज किया कि वो फिगर वर्क, वो कमिटमेंट जो आपके डोनर एजेंसीज के साथ है, वो कमिटमेंट जो आपके पार्लियामेंटेरियंस के साथ है, वो कमिटमेंट जो आपके अलाइज के साथ है, वो कमिटमेंट जो आपके प्रोविंसेस के साथ है, आपने उनको पूरा करना है, क्योंकि आपने अगले 5 साल 4 साल अपनी टर्म पूरी करनी है। मसला यह है, मेरी कोई किसी को, लेकिन सर फिर ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा इसमें। आप समझने के लिए आपसे बात करें तो फिर आपने अपनी टर्म पूरी करनी है, वही ज्यादा जरूरी है, या आपने IMF के साथ भी टर्म? ये 10 साल में ये तकरीबन 1702 प्रोजेक्ट्स हैं जो 10 साल में पूरे होने। मैडम, गुजारिश ये है कि देखिए आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल जो हमने ऑटोनॉमी दी थी, उसमें किस लिए दिया था? सिर्फ क्या इख्तियारात दिए थे कि आपको कोई पूछेगा नहीं, ये नहीं करेगा? आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती है ना प्रोविंस की। वो अपने अखराजात जो हैं अपने सोर्सेज से, अपनी टैक्सेशन से, एग्रीकल्चर का जिम्मेदारियों से ज़्यादा इत्तेहादियों का प्रेशर भी होता है फारूकी साहब, क्योंकि बार बार फिर मुख्तलिफ कार्ड्स खेले जाते हैं। शाम साहब मेरे ख्याल में इसका बड़ा ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकेंगे। शाम साहब जो बतूल पॉइंट उठाना चाह रही हैं, जी सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक से हम माइक्रो इकोनॉमिक की तरफ चलेंगे। हमें किसी जिस तरह लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। देखिए, सवाल इस वक्त जो सब हल्के पूछ रहे हैं ना, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जी आपकी हुकूमत की इनकम कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, और ये 3.4% का जो खसारा है इसको पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी। नए टैक्सों की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि जो अभी बात कर रहे थे, रेलेवेंट बात हो रही थी कि जी हर साल यही बजट होता है, यही फिगर आगे पीछे करके दे दिए जाते हैं। देखिए, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कई बरसों से मुझे पता है कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। लॉबीज़ काम करती हैं, जवाद कार्टर्स काम करते हैं, माफियाज काम करते हैं और आके बैठ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल के हों, सीमेंट के हों, चीनी के हों, इंडस्ट्री के हों, मैन्युफैक्चरिंग के हों, ज़राअत के हों, वो आके जनाब प्रिवेल करते हैं और वो माजत के साथ सब कुछ जेबें भी गर्म करते हैं, फ़ायदे मफाद लेते भी हैं, देते भी हैं, और वो अपने मफाद हासिल करके चले जाते हैं। प्रोसेस में मैं आप आदमी मारा जाता है। अब क्यों लोग ये कहते हैं कि जी बजट में इनोवेशन क्यों नहीं होती?
कह दिया जाता है जी मुतवज़न बजट है, पीपल्स फ्रेंडली है, लेकिन असल में देखा जाए बात ये कि एक है वसाइल की बात, हमारे इनकम जो है ना वो बढ़ नहीं रही है, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकम क्यों नहीं बढ़ रही भाई? हुकूमत जो अब भी आती है वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि सारी दुनिया में जो नंबर 1 जो वो जो जिसको कहते हैं टेस्ट के तौर पे चीज़ दी जाती है, वो कहते हैं कि जी हुकूमत का साइज़ कितना है, इसको कम कितना किया जा सकता है और हमारे वसाइल कितने हैं, हमारा पोटेंशियल कितना है। मतलब देखें ना, सबसे अहम बात है कि टैक्स टू GDP रेशो जो हमारा दुनिया में शायद सबसे कम है, कई बरसों से 9.5 और 10% पे, 11% पे, एक ज़माने में 13% पे गया। अब अगर ये जिस तरह हुकूमत दावा करती है कि इसको 13% पे लेके जाना है 2 सालों में और फिर अल्टीमेटली 17% पे लेके जाना है, अगर 17% पे टैक्स टू GDP रेशियो होगा, सारे लोग टैक्स देंगे, दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर और जो प्रोफेशनल लोग सारे टैक्स देंगे, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स आएगा, फिर जाके बात बनेगी। दूसरी बात है कि जो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर अच्छा काम कर रहे थे, मतलब मेरे लिए परेशान कुन बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वह नीचे चला जा रहा है। जो आप देख लें इंजन ऑफ ग्रोथ था एक ज़माने में, अभी भी है। ज़राअत है, आप देख लें 23% GDP का है, वो देख लें 0.5% ग्रोथ आई है, आप 1.5% के करीब आई है मैन्युफैक्चरिंग की। इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे लोग आके अपने काम निकलवा के चले जाते हैं, बासर लोग, मरात याफ्ता लोग, माफियाज, इनसे बचने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे दानादारी का मुजाहरा होना चाहिए, चाहे सियासी जमातें हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है कि आम आदमी तो रोल गया है। अभी अब 44% से ज़्यादा जो है गुर्बत की निचली सतह पे लोग चले गए हैं, 16% लोग जवाब हुए हैं जो इंतहाई मुफलिसी की हालत में रह रहे हैं। तो सवाल एक ही है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका तफावत, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, नए सेक्टर से कैसे आप नई रिसोर्स मोबालाइजेशन लेंगे। आप जो दावे करते हैं जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, भाई नहीं हुई, मान लिया है। अब आप कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगी, हाँ ये हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हुकूमत कंसिस्टेंसी दिखाए आमना, और ये है कि लॉन्ग टर्म पे लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करें, इन्वेस्टर्स आए। आपके इन्वेस्टर चले गए छोड़ के, बाहर से कैसे आएंगे? लेकिन लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है कि जो आप पॉलिसी रिफॉर्म जो है उसके लिए विजन चाहिए, और वो इस बजट में मोहसिन साहब आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जब बात करें हुकूमत की अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने के हवाले से, तो वो IMF बार बार स्ट्रेस करती रही है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा ऐसे कोई मामला। ख़ास तौर पर आज अगर हम बात करें तो अब जब एक अवामी रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद आज की ये खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में जो 500% इजाफा है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस पर अब इंस्ट्रक्शन आई है गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और उसको कहा गया जी इस पर नज़र-ए-सानी की जाए, इसको फ़िलहाल रोक दिया गया। और सिर्फ चेयरमैन और जो स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहों का है, जो उन्होंने बजट के अंदर अपना टारगेट बढ़ाया है, काबीना के अखराजात है 35 से 68 करोड़ पे ले गए, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। बेसिकली ये इश्यूज तो बड़े ऐसे हैं कि एक आम आदमी को ये फील होता है कि जिन लोगों को हमने असेंबली में भेजा है वो अपनी तनख्वाहें 500% बढ़ाए, और आम आदमी की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी भी 10% उन्होंने बढ़ाई। बेसिक पे आप वर्कआउट करेंगे तो 7% ही बढ़ी है, इससे जो बेसिक पे बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक, और इन हालात में एक मायूसी होती है एक आवाम को। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि डायरेक्टली आवाम को क्या फ़ायदा हो, या आम आदमी के जो मसाइल है उसको एड्रेस किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नंबर गेम्स होती है, और नंबर गेम्स हम पूरी कर देते हैं। 50% ऑफ द बजट हम अपनी रीपेमेंट में चले जाता है, आपकी सूबों को चला जाता है, आपके डिफेंस में चला जाता है। उसके बाद रहता क्या है? अल्टीमेटली जो फेडरल के पास भी रहता है वो भी डेफिसिट रहता है। मुझे तो यही नहीं समझ आती कि हम ये कब तक जिंदगी भर पाकिस्तान का डेफिसिट बजट चलाते रहेंगे और कर्जे मांगते रहेंगे और लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे, और एक आम आदमी को कभी भी एड्रेस नहीं कर पाते और नहीं करने की पोजीशन में होते हैं, किसी के फंड्स ही नहीं आपके पास। और आप ये देखते हैं कि जो बड़े शहर हैं या बड़े प्रोजेक्ट है, वहाँ भी कोई इतना बड़ा फंड नहीं रखा गया। कराची के हवाले से मैं कहता हूँ कि आप देखें जो सखर हाईवे, सिंध के हवाले से सखर हाईवे बननी थी हैदराबाद वाली, वो उसके लिए कोई फंड नहीं। आपके K4 के लिए जो अमाउंट है वो भी नहीं है। बनते सालों साल हो गए, 20-20 साल हो गए, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई है। आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर चीज़ें हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जब तक स्टेक होल्डर को नहीं बिठाएंगे, देखिए हमारे भाई कह रहे थे कि इंडस्ट्री वाले आते हैं और वो अपना काम करके चला जाते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर जो भी है, हर वो स्टेक होल्डर जो टैक्स देता है या इस मुल्क की ग्रोथ में रोल अदा करता है, उन सबको बिठाने की ज़रूरत है। और वो जब तक नहीं बैठेंगे उनके इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है।
और जब तक ये एक्टिविटी इंपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे पाकिस्तान में लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट में टेक्नोलॉजीज में हमें जाना चाहिए। हमारे पास मिनरल्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई है। देखिए फिगर्स तो कुछ बेहतर हुए हैं ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, डॉलर स्टेबल है, डेफिसिट इस दफा आपका कम हुआ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो ये चीजें कुछ बेहतर भी हैं। लेकिन आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं। आम आदमी को जब फायदा होगा जब उसको हम रिलीफ देंगे। तो जो बिलो द लेवल जो लोग रह रहे हैं 43-44%, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और यूटिलिटीज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एक शहर होता है, एक मुल्क होता है जहाँ लिवेबल होती है चीजें। हम तो कच्ची आबादी, अनप्लेन एरिया, वहाँ पे ज्यादा हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं। हम अपनी चीजों को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। लोग गांव से शहर बनाते हैं, हम शहर से गांव बना रहे हैं। हम अपनी डबल डेकर बसें चलने से लेके हम उल्टा चिंची पे आ गए, मतलब हम हर चीज पीछे की तरफ। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। 100 साल होने वाले हैं अभी, 22 साल के बाद तो 2047 में 100 साल हो जाएंगे। खुदा के लिए उस विजन को लेके चले, उसको डिजाइन। अच्छा सर, ये आप बार-बार विजन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुल्क को आगे लेके चले। सर बतूल बात कर रही हूँ, ये मैं एजुकेशन का पोर्शन अभी देख रही थी। एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो 39.4 बिलियन तक लेके गए, इसको रिड्यूस किया है। 21 बिलियन इसमें से रिड्यूस किया है, 35% का कट लगाया है। और वो जो सारी स्पेंडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स में जाएगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर करें। बट व्हाई द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ? और जो हेल्थ का बजट है वो भी 14.3 बिलियन कम किया गया है। रिडक्शन ऑफ 10 बिलियन की रिडक्शन इसमें देख रहे हैं। तो सर ये जो प्रायोरिटी है ये आपको मुनासिब लग रही है? आप बिल्कुल करें, अच्छा करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन व्हेन योर 110 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल ऑल ओवर इन पाकिस्तान। देखिए, कभी भी मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मेन आदमी का टारगेट होता है। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए 10 साल 20 साल की एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, और कभी भी आप उसका, ये हमारे पास तो 1% से लेस देन 1% भी हम नहीं कर रहे। तो हमारी तो बदकिस्मती है कि हम उस चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे कि हम बच्चों को एजुकेशन दें। हायर एजुकेशन से भी हमने ये डिटेक्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर करें, जो भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एजुकेशन या हेल्थ से आप कोई चीज़ निकाल लें। उसमें आपको बढ़ावा देना चाहिए, और जो शॉर्टफॉल है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, कम से कम उसका तो पूरा करें। एजुकेशन आप नहीं करेंगे, 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कल वो 10 साल के बाद वो कहाँ खड़ा होगा, वो इस मुल्क को क्या देगा और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हम खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे अगर ये चीजें करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसरी आम आदमी की, अगर एजुकेशन हम। और सर इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी बड़ा अहम है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बजट है वो 32% कम किया गया है पिछले बजट से। 16.2 बिलियन का बजट है प्रपोजल्स में। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स की, वो IT, साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये बहुत हद तक इग्नोर हो जाता है। जहाँ दुनिया में लोग, उनकी आवाम, फ्रीलांसर्स, यूट्यूब, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कमा रहे हैं, वहाँ पे हमारे मुल्क में IT के बजट की 32% रिडक्शन। डज दैट कन्विंस? बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और बजट के हवाले से बोल्ड न्यूज़ मुसलसल आपको तमाम तरह अपडेट देता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।